छुट्टी कुछ ऐसा है जिससे हम सभी परिचित हैं, लेकिन जो शायद ही कभी हमारी सहानुभूति को आकर्षित करता है। किशोर लड़कों की भ्रमित अवस्था। इस उम्र में लगभग 12 से 14 वर्ष के लड़कों के साथ समस्या यह है कि वे उम्र के उस दरवाजे पर हैं जहां वे बच्चे नहीं हैं, लेकिन अभी तक वयस्क भी नहीं हैं। इस प्रकार उन्हें अब वह मिलनसार सहनशीलता नहीं दी जाती जो छोटे बच्चों को मिलती है, और साथ ही साथ उनकी अक्सर भ्रमित प्रारंभिक वयस्क जैसी मुखरता को बर्दाश्त नहीं किया जाता है और निरुत्साहित किया जाता है। ये कहानी एक ऐसे लड़के और उसके संघर्ष के बारे में है। कहानी दुखद है और हमें याद दिलाती है कि शुरुआती किशोरावस्था के अजीब साल घमंडी मुखरता के पहले आवेगों को प्रदर्शित करते हुए एक नए तीव्र लेकिन अव्यक्त प्यार और स्नेह की आवश्यकता को भी दर्शाते हैं। यह प्यार ही था जिसकी इस लड़के को इतनी सख्त जरूरत थी, लेकिन वही उसे नहीं मिलता है। इस कहानी को भी अनुराग बासु ने अपने सीरीज स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर में छुट्टी के नाम से ही फिल्माया। गुरुदेव ने यह कहानी लिखी थी 1892 में। जितनी कोमलता और संवेदनशीलता से इस कहानी में किशोर मन की अवस्था को दिखाया गया है, वह हैरान करती है। आइए सुनते हैं गुरुदेव की कलम से छुट्टी। कथा, कहानी, काव्य में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीषा। बालकों के सरदार फटिक चक्रवर्ती के दिमाग में झट एक नई लहर दौड़ गई। नदी के किनारे एक बहुत बड़ा साखू का लट्ठा मस्तूल बनने की प्रतीक्षा में पड़ा था। यह तय हुआ कि उसे सब लड़के मिलकर लुढ़का कर ले चलें। जिस आदमी की लकड़ी है, जरूरत के वक्त उसे कितना आश्चर्य होगा, झुंझलाहट होगी और परेशानी होगी। इसको विचार कर लड़कों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। कमर बांधकर सभी लोग जब इस काम में लगने को तैयार हो रहे थे, तब फटिक का सबसे छोटा भाई माखनलाल बड़ी गंभीरता से उस लट्ठे पर जाकर बैठ गया। लड़के उसकी यह उदार उदासीनता देखकर कुछ दुखित हो गए। एक ने आकर डरते डरते उसे तनिक धकेला भी, पर वह जरा भी विचलित न हुआ। वह असमय तत्वज्ञानी मानव सभी प्रकार के खेल कूदों की सार शून्यता के बारे में चुपचाप बैठा चिंतन करता रहा। फटिक ने आकर रौब जताकर घुड़की लगाई। सुन, मार खा जाएगा, वरना झटपट उठ जा। इस पर वह और भी जरा हिल डुल कर स्थायी रूप से उस आसन पर जमकर बैठ गया। ऐसी दशा में सर्वसाधारण के सामने अपने नेता सम्मान की रक्षा के लिए फटिक का कर्तव्य था कि वह अपने ढीठ भाई के गाल पर एक तमाचा जड़ दे, पर उसे हिम्मत न पड़ी। फिर उसने ऐसा मुंह बनाया मानो वह चाहे तो उसे अभी दुरुस्त कर दे, लेकिन नहीं करेगा क्योंकि पहले से भी और बढ़िया खेल उसके दिमाग में आया है और वह ज्यादा मजेदार खेल है। उसने प्रस्ताव किया कि माखन समेत उस लट्ठे को लुढ़काया जाए। माखन ने सोचा, इसमें उसका गौरव ही है, किंतु अन्य पार्थिव गौरवों की तरह इसके संग चलने वाली विपत्तियों की भी कोई संभावना है, यह बात उसके या और किसी के ख्याल में नहीं आई। लड़कों ने कमर बांधकर लुढ़काना शुरू किया। मारो टेला हैया, शाबाश जवान हैया। लट्ठा एक चक्कर घूम भी न पाया था कि माखन अपने गांभीर्य, गौरव और तत्व ज्ञान समेत धरती पर आ गया। खेल के आरंभ में ही ऐसा आशातीत फल पाकर दूसरे लड़के बहुत खुश हो उठे, लेकिन फटिक कुछ घबरा सा गया। माखन झट अपनी भूमिशैया छोड़ फटिक पर टूट पड़ा और अंधे की तरह ताबड़तोड़ मारने लगा। उसका नाक मुंह नोच खसोट कर रोते रोते घर की ओर चला गया। खेल उखड़ गया। चंद कांस उखाड़कर उसके हाथ में लिए एक अधडूबी नाव की गलही पर जाकर फटिक बैठ गया और चुपचाप बैठा बैठा कांस की जड़ चबाने लगा। इतने में एक परदेसी नाव आकर घाट पर लगी। उसमें से खिचड़ी मूछें और पके बाल लिए एक अधेड़ सज्जन उतर आए। उन्होंने बालक से पूछा, चक्रवर्तियों का घर कहाँ है बच्चा? लड़के ने कांस चबाते हुए कहा, वो उधर।
लेकिन किस ओर उसने इशारा किया कोई समझ न सका। सज्जन ने फिर पूछा, किधर? उसने कहा, मालूम नहीं। इतना कहकर पहले की ही तरह वह घास की जड़ से रस ग्रहण करने लगा। वे बाबू तब दूसरे लोगों की सहायता लेकर चक्रवर्तियों के घर की तलाश में चले। थोड़ी ही देर में बाघा बागदी ने आकर कहा, फटिक भैया, माँ जी बुला रही हैं। फटिक ने कहा, नहीं जाऊंगा। बाघा ने उसे जबरदस्ती गोद में उठा लिया और फटिक मारे खींच के व्यर्थ ही हाथ पैर पटकता रहा। फटिक को देखते ही माँ आग बबूला सी हो गई। बोली, फिर तूने माखन को मारा है? नहीं, मैंने नहीं मारा। फिर झूठ पकता है। कभी नहीं मारा, माखन से पूछो। माखन से पूछते ही उसने पहले की हुई शिकायत का समर्थन करते हुए कहा, हाँ मारा है। अब फटिक से ना सहा गया। तेजी से लपक कर उसने माखन के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और कहा, फिर झूठ। माँ ने माखन का पक्ष लेकर फटिक को जोर से झकझोर डाला और उसकी पीठ पर 2-3 थप्पड़ लगा दिए। फटिक ने माँ को ढकेल दिया। माँ ने चिल्लाकर कहा, हाय, तू मेरे बदन पर हाथ उठाता है। ऐसे ही समय में वे अधेड़ सज्जन घर में आकर बोले, क्या हो रहा है तुम लोगों में? फटिक की माँ विस्मय और आनंद से विवल हो बोल पड़ी, अरे, ये तो दादा आ गए। कब आए दादा? कहकर उन्होंने भाई को प्रणाम किया। बहुत दिन हुए दादा नौकरी करने पचहा गए थे। इस बीच फटिक की माँ के 2 बच्चे हुए थे। वे बच्चे काफी बड़े हो गए थे। उनके पति का देहांत हो गया था, लेकिन दादा एक बार भी अपनी बहन से मिलने नहीं आए। आज बहुत दिनों के बाद छुट्टी पाकर विशंभर बाबू अपनी बहन से मिलने आए हैं। कुछ दिन बड़े समारोह से बीते। अंत में विदा होने के 2-1 दिन पहले विशंभर बाबू ने अपनी बहन से बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके मानसिक विकास के बारे में पूछा। जवाब में उन्हें सुनने को मिला कि फटिक कहना नहीं मानता, नटखट और शैतान है, पढ़ने में ध्यान नहीं देता, और माखन शांत और सुशील है और पढ़ने लिखने में भी तेज है। उनकी बहन ने कहा, फटिक के मारे तंग आ गई हूं। सुनकर विशंभर बाबू ने प्रस्ताव रखा कि वे फटिक को कलकत्ता ले जाएंगे और अपने पास रखकर उसकी शिक्षा का प्रबंध करेंगे। विधवा इस प्रस्ताव पर अनायास ही राजी हो गई। उन्होंने फटिक से पूछा, क्यों रे फटिक, मामा के साथ कलकत्ता जाएगा? फटिक ने उछलकर कहा, जाऊंगा। हालांकि फटिक को विदा करने में उसकी मां को कोई आपत्ति न थी, क्योंकि उसको सदा यह डर बना रहता था कि किसी न किसी दिन वह माखन को पानी में न ढकेल दे या सिर ही न फोड़ दे या और कोई दुर्घटना न कर बैठे। फिर भी फटिक के चले जाने का ऐसा आग्रह देखकर उसका मन पीड़ा से भर उठा और फटिक ने मामा कब जाओगे, किस वक्त रवाना होगे पूछते पूछते मामा को तंग कर डाला। मारे खुशी के उसे रात को नींद नहीं आई। अंत में रवाना होते वक्त खुशी की उदारता से वह अपनी बंसी, पतंग और चरखी माखन को पुश्त दर पुश्त भोगने का पूरा अधिकार देते हुए सौंप गया। कलकत्ता में ननिहाल पहुंचकर सबसे पहले मामी से भेंट हुई। अपने परिवार की अनावश्यक संख्या वृद्धि से मामी खुश हुई थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता था। वह अपने 3 लड़कों को लेकर अपनी रुचि के अनुसार गृहस्थी चला रही थी। सहसा इसके बीच एक 13 साल के अपरिचित, अशिक्षित देहाती लड़के को छोड़ देने से घर में एक विप्लव की संभावना सी हो जाती है। विशंभर की अवस्था इतनी हो चुकी है, फिर भी उसे तनिक भी अकल न आई थी। खासतौर से 13-14 साल के लड़के के समान संसार में दूसरी कोई बला ही नहीं है। न तो वह घर की शोभा है और न वह घर में किसी के काम आता है। न तो उसे देखकर स्नेह ही उमड़ता है और न उसकी सोहबत ही किसी के लिए सुखकर होती है। उसके मुंह से अर्धस्फुट तोतली बोली निकले तो लोग समझेंगे कि वह बन रहा है। साफ साफ स्पष्ट बातें करने लगे तो लोग कहेंगे कि वह बुजुर्गों की नकल करता है और उसका बात करना ही ढिठाई है। अचानक कपड़े लत्तों के नाप का कुछ भी ख्याल न कर बड़े ही भद्दे ढंग से उसका बढ़ते जाना भी लोगों की निगाह में एक वाहियात उद्दंडता सी लगती है। उसके बचपन की कोमलता और कंठ की मिठास यदि नहीं बनी रहती है तो लोग इसके लिए उसी को अपराधी बनाए बिना नहीं रह सकते।
बचपन और जवानी के बहुत से दोष माफ किए जा सकते हैं, किंतु इस अवस्था का कोई स्वाभाविक सहज दोष भी असहनीय सा लगता है और वह खुद भी मन ही मन समझने लगता है कि दुनिया में कहीं पर भी किसी से उसकी पटरी नहीं बैठ रही है और इस कारण अपने अस्तित्व के बारे में वह सदा लज्जित और क्षमा प्रार्थी बना रहता है। हालांकि इसी उम्र में स्नेह पाने के लिए मन में तनिक अधिक व्याकुलता होती है। इस समय अगर वह किसी सहृदय व्यक्ति से स्नेह, प्यार, लाड़ दुलार या साहचर्य पा जाए तो उसके निकट वह बिक सा जाता है, किंतु उससे कोई लाड़ प्यार करने का साहस भी नहीं करता, क्योंकि आम लोगों की निगाह में वह सिर चढ़ाने के समान समझा जाता है। इसीलिए उसका रूप रंग और हाव भाव कुछ कुछ बिन मालिक के राह के कुत्ते जैसा हो जाता है। इसलिए ऐसी दशा में माँ के घर के सिवा कोई भी अनजान जगह बालक के लिए नरक के समान होती है। चारों ओर का स्नेह शून्य अनचाहपन उसके पग पग पर कांटों की तरह चुभता रहता है। आमतौर से इस उम्र में नारी जाति किसी एक श्रेष्ठ स्वर्ग लोक की दुर्लभ प्राणी सी लगती है और इसीलिए किसी नारी से उपेक्षा का होना उसके लिए बड़ा ही असहनीय हो जाता है। फटिक को सबसे ज्यादा यह बात अखरने लगी कि वह मामी की स्नेह शून्य आंखों में किसी अशुभ ग्रह सा खटकने लगा है। कभी कभी अगर मामी उसे किसी काम के लिए कहती तो वह मारे खुशी के फूला नहीं समाता और उस खुशी के मारे वह जरूरत से ज्यादा काम कर डालता था। अंत में जब मामी उसके उत्साह को कुचलती हुई कहती, बस अब रहने दो, काफी हो गया, अब जाकर अपने काम में ध्यान दो, जाओ पढ़ो लिखो, तब उसे अपनी मानसिक उन्नति के प्रति मामी का इतना अधिक ख्याल कठोर निर्दयी अन्याय सा लगने लगता। घर में ऐसा अनादर था और बाहर भी सांस लेने की कोई जगह न थी। चारों ओर दीवारों से घिरे रहते रहते उसे बार बार केवल गांव ही याद आने लगता। बहुत बड़ी पतंग को उड़ाने के लिए वह बड़ा सा मैदान, अपने बनाए हुए अर्थहीन गीत को मनमाने राग में अलापते हुए उद्देश्यहीन भटकने के लिए वह नदी का तट, दिन में जब जी में आया तब कूदकर तैरने के लिए वह संकरी सी नदी, अपना वह लड़कों का गिरोह, उधम और आजादी सब कुछ उसे आकर्षित करते थे। किंतु सबसे बढ़कर वह अत्याचारी अन्यायी माँ उसके बेबस मन को दिन रात अपनी ओर आकर्षित करती रहती थी। पशुओं सा एक सहज प्रेम, सिर्फ निकट जाने की एक अंध प्रवृत्ति, केवल एक अनदेखे के लिए अव्यक्त व्याकुलता, गोधूली के समय माँ से बिछुड़े बछड़े की तरह एक हृदय से निकला हुआ माँ माँ पुकारता हुआ मौन क्रंदन, यही सब उस लज्जित, शंकित, दुबले लंबे बदसूरत बालक के हृदय में केवल उमड़ते ही रहते थे। स्कूल में इतना मूर्ख और पढ़ने से जी चुराने वाला कोई दूसरा लड़का नहीं था। कोई भी बात पूछने पर वह मुंह बाए खड़ा रहता था। मास्टर जब मारना शुरू करते तो वह बोझ से लदे थके गधे की तरह सब कुछ चुपचाप सह लेता था। लड़कों को जब खेलने की छुट्टी मिलती तब वह खिड़की के पास खड़ा खड़ा दूर के मकानों की छतों को देखा करता था। जब दोपहर की उस धूप में किसी मकान की छत पर दो एक लड़के लड़कियां खेल के बहाने दिखाई पड़ जाते तो उसका दिल बेचैन हो उठता था। एक दिन उसने मन में दृढ़ निश्चय कर बड़ी ही हिम्मत बांध कर मामा से पूछा था, मामा, माँ के पास कब जाऊंगा? मामा ने कहा था, स्कूल में छुट्टी होने दो, कार्तिक में दुर्गा पूजा की छुट्टी होगी, अभी तो बहुत दिन है। एक दिन फटिक से स्कूल की किताबें खो गईं। एक तो यूं ही पाठ याद नहीं होता, इस पर किताबें खोलकर वह एकदम असहाय सा हो गया। मास्टर साहब रोज उसे बेधड़क मारते पीटते और उसकी बेइज्जती करने लगे। स्कूल में उसकी ऐसी दशा हुई कि उसके ममेरे भाई भी उसके साथ अपना संबंध स्वीकार करने में लज्जा का अनुभव करने लगे। फटिक की किसी भी बेइज्जती पर वे दूसरे लड़कों से अधिक दिखा दिखाकर अपनी खुशी जाहिर करते थे। जब उससे आगे और ना सहा गया तो एक दिन अपराधी सा बना अपनी मामी के सामने जाकर उसने कहा, मेरी किताबें खो गई हैं। मामी ने होठों के छोर पर गुस्से की रेखा अंकित करते हुए कहा, अच्छा ही किया है, मैं तुम्हारे लिए महीने में 5-5 बार किताबें नहीं खरीदवा सकती। फटिक बिना कुछ कहे चुपचाप लौट आया। यह दूसरों का पैसा बर्बाद कर रहा है, यह ख्याल कर वह अपनी मां पर बहुत कुपित हो उठा।
अपनी हीनता और दीनता से वह मिट्टी में गड़ सा गया। स्कूल से लौटकर उसी दिन रात को उसका सिर दुखने लगा और बदन सुरसुराने लगा। वह समझ गया कि उसे बुखार चढ़ रहा है। साथ ही वह यह अनुभव करने लगा कि बीमार हो जाने पर मामी के लिए वह एक फालतू और व्यर्थ आफत बन जाएगा। वह अनुभव कर रहा था कि मामी इस बीमारी को किस प्रकार अनावश्यक उपद्रव के रूप में देखेगी। बीमारी के समय ऐसे निकम्मे बुद्धू बालक को दुनिया में अपनी माँ के सिवा किसी और से सेवा मिल सकती है, यह सोचते हुए भी उसे शर्म आने लगी। अगले दिन सवेरे फटिक फिर कहीं दिखाई न पड़ा। चारों ओर पड़ोसियों के घरों को ढूंढकर उसका कहीं पता न लगा। उस दिन रात से ही सावन की मूसलाधार वर्षा हो रही थी, इसीलिए उसे ढूंढने में लोगों को नाहक बहुत भीगना पड़ा। अंत में कहीं जब उसका पता न चला तो विशंभर बाबू ने थाने में खबर दे दी। दिन भर के बाद शाम को एक गाड़ी विशंभर बाबू के मकान के सामने आकर खड़ी हो गई। उस समय भी लगातार बारिश हो रही थी और सड़क पर घुटने तक पानी भरा हुआ था। पुलिस के 2 सिपाहियों ने मिलकर फटिक को गाड़ी से उतारा और विशंभर बाबू के पास पहुंचाया। सिर से पैर तक उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था। बदन भर में कीचड़ लगा हुआ था। मुंह और आंखें लाल लाल हो गई थी और वह थर थर कांप रहा था। विशंभर बाबू उसे गोद में उठाकर भीतर ले गए। मामी उसे देखते ही बोल पड़ी, क्यों जी, पराए लड़के के लिए क्यों जान आफत में डाले हुए हो? उसे उसके घर क्यों नहीं भेज देते? वास्तव में दिन भर इसी फिक्र में उन्होंने ठीक तरह से कुछ खाया पिया भी न था और अपने लड़कों पर भी नाहक काफी गुस्सा उतार चुकी थी। फटिक रो पड़ा, बोला, मैं तो माँ के पास जा रहा था, यही लोग मुझे लौटा लाए हैं। लड़के का बुखार काफी तेज हो गया। रात भर आएं बाएं बकता रहा। विशंभर बाबू डॉक्टर ले आए। फटिक ने एक बार अपनी लाल लाल आंखें खोलकर ऊपर छत की घन्नियों की ओर सूनी निगाहों से देखा और कहा, मामा जी, मेरी छुट्टी हो गई है क्या? विशंभर बाबू ने रुमाल से आंसू पोंछे। उसके बाद स्नेह से फटिक के बुखार से जलते हुए दुबले हाथ को अपने हाथों में लिए उसके पास बैठे रहे। फटिक फिर बड़बड़ाने लगा, माँ, मुझे मत मारो माँ, सच बता रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया माँ। दूसरे दिन कुछ देर के लिए होश में आकर फटिक किसी की आशा में कमरे के चारों ओर पथराई आंखों से देखता रहा। निराश हो चुपचाप दीवार की ओर करवट लेकर वह लेट गया। विशंभर बाबू ने उसके मन की बात ताड़ ली और उसके कान के पास मुंह ले जाकर धीमी आवाज में कहा, फटिक, तेरी माँ को बुलवाया है बेटा। उसके बाद वाला दिन भी गुजर गया। डॉक्टर ने चिंतित और उदास ढंग से कहा कि हालत बहुत खराब है। विशंभर बाबू टिमटिमाती हुई बत्ती की रोशनी में रोगी के सिरहाने बैठकर फटिक की माँ के लिए हर क्षण प्रतीक्षा करते रहे। फटिक जहाज के खलासियों की तरह उन्हीं के स्वर में कहने लगा, एक पांव मिला नहीं, दो पांव मिला नहीं। कलकत्ता को आते वक्त कुछ रास्ता उसे स्टीमर में आना पड़ा था। उसी स्टीमर के खलासी रस्सी डालकर गाने के स्वर में पानी की गहराई नापते थे। फटिक भी अपनी बड़बड़ाहट के झोंके में उन्हीं के स्वरों में नकल करता हुआ करुण स्वर में पानी की गहराई जैसे नाप रहा था। जिस अपार समुद्र में बालक यात्रा कर रहा था, वहां कहीं पर भी रस्सी डालकर उसे अपनी थाह नहीं मिल रही थी। ऐसे ही समय फटिक की माँ आंधी की तरह कमरे में आ पहुंची और ऊंचे स्वर में रो पड़ी। विशंभर ने बड़ी मुश्किल से बहन के क्रंदन को रोका तो वह अपने फटिक के बिस्तर पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी और जोर जोर से पुकारने लगी, फटिक मेरे लाल, मेरे मुन्ना, मेरा बेटा। फटिक ने मानो बड़ी आसानी से इस पुकार का जवाब दिया। हाँ? माँ ने फिर पुकारा, मेरा बेटा, फटिक, रे मेरा बचवा रे। फटिक ने धीरे करवट ली और किसी विशेष व्यक्ति की ओर लक्ष्य न करते हुए धीमे और गंभीर स्वर में कहा, माँ, अब मेरी छुट्टी हो गई माँ, अब मैं घर जा रहा हूँ माँ। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है।
अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियाँ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे।